बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बात करेंगे लेखपाल रिजल्ट को लेकर के मामला कोर्ट में जा चुका है। पीईटी की वैधता के संदर्भ में आयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बात करेंगे शिक्षकों की पात्रता जो कि अस्पष्ट है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के डीएलएड की परीक्षा मामला जो प्रत्यावेदन मामला था वो कोर्ट में जा चुका है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड पात्रता बहुप्रतीक्षित मामला काफ़ी लंबे दिनों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज दिनांक 16 नवंबर 2022 को इस केस को अंतिम रूप से सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। हालांकि पिछली बार भी अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन माननीय अधिवक्ता के हस्बैंड की मृत्यु हो जाने की वजह से उन्होंने अगली डेट मांग की थी, जिसकी वजह से आज की डेट दी गई थी। और आज ये उम्मीदें हैं कि अंतरिम रूप से सुनवाई कंप्लीट की जा सकती है और फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर के एक खबर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही थी कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है या फिर भर्ती पर स्टे लग गया है। इस टाइप का कुछ भी न्यूज़ नहीं है। हालांकि मैं स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा कि मामला ये था कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जैसे कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र होते हैं आवेदन करने के लिए। बहुत से राज्यों में, जैसे कि बिहार देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंटरमीडिएट के बाद ही तुरंत डीएलएड में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है। तो मध्य प्रदेश में भी यही प्रक्रिया थी। वहाँ पर इंटर के बाद वाले अभ्यर्थियों को पहले पात्र माना गया था शिक्षक भर्ती में, लेकिन बीच प्रक्रिया के दौरान, शिक्षक भर्ती की बीच प्रक्रिया के दौरान उन्होंने इंटरमीडिएट को बढ़ा करके ग्रेजुएशन कर दिया कि ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। उसके बाद से कुछ अभ्यर्थी जो कि इंटर के बेस पर डीएलएड करके भर्ती में सम्मिलित हुए थे वो कोर्ट चले गए और कोर्ट के तरफ से उनके फेवर में ये फैसला आया हुआ है कि उनको भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। ठीक है, तो ये पूरा मामला था बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा कोई भी इस प्रकार का फैसला नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी राज्यों की माननीय हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रही हो, क्योंकि अंतिम एवं सर्वमान्य जो फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही होने वाला है, जिसकी स्थिति आज काफ़ी हद तक कुछ स्पष्ट हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा लेखपाल 2022 लिखित परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में तैयारियां चल रही हैं और उम्मीदें हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी माह में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उसी के क्रम में ये मामला अब कोर्ट जा चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी की याचिका अधिवक्ता को सुन करके दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा, यानी कि भले ही रिजल्ट दिसंबर में आ जाए, लेकिन इन केस इस मामले में सुनवाई जनवरी फरवरी के बाद कभी भी कंप्लीट हो रही होगी और माननीय कोर्ट अगर फैसला देती है तो इस प्रश्न के सापेक्ष जो भी फैसला होगा वो रिजल्ट आने के बावजूद भी उस पर पूरी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। पीईटी 2021 की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ाई गई। पहले ये वैधता 27 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गई थी। समूह ग के 1416 पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। क्या है पूरा मामला, जल्दी से पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आप, राज्य सरकार ने प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनकी वैधता अवधि को बढ़ा करके 8 जनवरी 2023 या पीईटी 2022 के परिणाम आने तक के लिए मान्य कर दिया है। इससे हाल ही में समूह ग के 3 विज्ञापनों के कुल 1416 पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए इन्हें पात्र मान लिया गया है। जो विशेष सचिव हैं कार्मिक ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत करा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। उसी के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसको लेकर के नए अभ्यर्थी जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक बातें हो सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 6800 की लिस्ट जो कि इन्हीं जो खाली पद हैं इसी में से पद दिए जाने हैं, क्योंकि
पहले ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, सभी पद भरे जा चुके हैं। माननीय कोर्ट में प्रदेश सरकार ने हलफनामा दे दिया था। ठीक है, अब उसके बाद से एक और मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसके अंतर्गत जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एक गलत क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, तो उस पर एक कॉमन नंबर दिए जाने के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसका असर ये पड़ेगा कि लगभग 1,000 अभ्यर्थी और ज़्यादा सफल हो रहे हैं, जो कि नियुक्ति पत्र के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं। तो जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उनको भी नियुक्ति देना ही होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। यानी 1,000 पद जो अतिरिक्त देने होंगे, वो नए जो पद सृजित किए जा रहे थे उसमें से देने होंगे। मतलब कि 6800 तो पहले से वो चौथी लिस्ट जो 69,000 से जुड़ी हुई है, और 1,000 ये, यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि लगभग 8,000 पद जो कि सरकार की गलत नीतियों और सरकार के द्वारा जो आरक्षण विवादित मामला था उसकी वजह से बेवजह नए पद 69,000 में जोड़ने पड़ सकते हैं राज्य सरकार को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय प्राथमिक से अपर प्राइमरी में प्रमोशन को लेकर के अधिसूचना जारी की गई थी। इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसी के संबंध में एक आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मामला ये है कि वर्ष 2010 में एनसीटी, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, यानी कि जो रेगुलेशन तय करती है शिक्षकों के लिए, उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में कोई टीचर प्रमोट होता है, यानी प्रमोशन पा करके, तो अपर प्राइमरी में प्रमोशन के लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अपर प्राइमरी का टेट वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जैसे प्राइमरी में किसी अभ्यर्थी का चयन होता है तो वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं माना जाता है, मतलब कि उसको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं प्राइमरी वाले। लेकिन जब वो अपर प्राइमरी में प्रमोट होता है तो किसी एक टीचर के रूप में प्रमोट होता है, एक सब्जेक्ट के टीचर के रूप में, जैसे कि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, या फिर गणित हो गया, कला हो गया। इसमें से कोई भी एक टीचर के रूप में, सब्जेक्ट के टीचर के रूप में प्रमोट हो रहा होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षकों की भर्ती आई थी वो सब्जेक्ट वाइज आई थी। और इसी तरीके से आप देखते होंगे कि अपर प्राइमरी में जब आप टीईटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आप मैथ एंड साइंस ग्रुप से हैं या फिर सोशल साइंस ग्रुप से हैं। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सीटेट में आवेदन कर रहे हैं वो अपने ग्रेजुएशन के स्ट्रीम, अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही आवेदन करें, अन्यथा की कंडीशन में भविष्य में जाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। एनसीटी का स्पष्ट गाइडलाइन है, बावजूद इसके राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक इस स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। 2010 का ये मामला था, मतलब 2010 में ये गाइडलाइन जारी की गई थी। आज हम लोग 2022 में 12 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके इन सभी नियमों को लेकर के कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने की वजह से प्रमोशन में दिक्कत हो रहा है। तो भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें होंगी जरूर। इस वजह से जो भी आवेदन कर रहे होंगे सीटेट में, वो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार ही आवेदन करें कि आप किस स्ट्रीम में आ रहे हैं, एसएसटी में या फिर मैथ एंड साइंस में। इसके अलावा ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रमोट होंगे उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान से कोई हो रहा है तो आपका विज्ञान साइंस आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मैथ के लिए प्रमोट हो रहा है तो मैथ का सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये सब कुछ गाइडलाइंस एनसीटी के 2010 के उस अधिसूचना में मेंशन किया गया है। यानी कि अगर आप सीटेट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं प्रमोट होने के लिए, जो कि स्पष्ट गाइडलाइन है एनसीटी का। तो इन सबको ध्यान में रख करके ही अगर आप सीटेट के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिसंबर माह में डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित करने के संदर्भ में आवेदन मांगे गए थे। उसी के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3 बार बैक लग चुका है और चौथी बार के संदर्भ में वो प्रत्यावेदन जमा कर रहे थे, उसके लिए स्पष्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कह दिया गया है कि नहीं, अब चौथी बार मौका नहीं दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर के एक मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के रूप में दायर किया गया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ सुनवाइयां हो चुकी हैं। इस मामले के दौरान एक अभ्यर्थी के द्वारा ये याचिका दायर करके मांग की गई है कि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो उन्होंने भी प्रत्यावेदन जमा किया था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, बाकी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। प्रत्यावेदन जमा करने के बाद से किन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, ये भी एक संशय के घेरे में है। और हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना ये है कि हमारी नियमावली में, यानी कि डीएलएड की परीक्षा की नियमावली में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर आपकी 3 बार बैक लग चुकी है तो आपको चौथी बार प्रत्यावेदन के बाद मौका दिया जाएगा। इन्हीं सबसे एक तरीके से इन्हीं सब मामलों को उलझे होने की वजह से इस बार प्रत्यावेदन एससीईआरटी में लगातार जमा तो हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा में उनको मौका मिलेगा या नहीं ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है। और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई मामला निस्तारित नहीं होता है तब तक
SCRT और PNP ये कह करके बच सकती है कि मामला कोर्ट में है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा पक्ष ये भी है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का ये कहना है कि अगर इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है, स्पष्ट नियमावली क्या है ही नहीं, तो उस कंडीशन में एक तो आने वाले समय में इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। और अभ्यर्थियों का तर्क है, तो पहले कैसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, तो उनका ये तर्क दे रहे हैं कि पहले वाले अभ्यर्थी जो प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा में पास होकर के अपना डीएलएड कंप्लीट किए हैं, उनके भी रिजल्ट को कैंसिल करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जब तक कोई अंतरिम रूप से फैसला नहीं दे दिया जाता, तब तक इस मामले में कुछ भी स्पष्ट रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार प्रत्यावेदन वाले को मौका मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा अब SCRT और PNP पर, क्योंकि मामला कोर्ट में है। वो ये बहाना बना सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मामला माननीय कोर्ट में होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये सब कुछ है। अगर आपके हाथ में अब बस रिक्वेस्ट करना ही बाकी रह गया, क्योंकि रिक्वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही कोर्ट में है। तो कोर्ट जब तक फैसला नहीं दे देता, तब तक इस संबंध में ना तो SCRT ना PNP अपने स्तर पर कुछ भी शायद ना करना चाहे। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।